जो भी कल बात किया गया था, क्या क्या वर्क एंड थ्योरम का बात था, वहीं से हम बातें स्टार्ट कर रहे हैं। याद है हम लोगों ने वर्क एंड थ्योरम में कहा था वर्क इक्वल टू W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद कीजिएगा, इसमें जो W है वो टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन माने वर्क डन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल सभी को मिलाकर टोटल वर्क डन पूछा जाए तो वो कौन है बेटा, यहाँ पर W। तो ये जो W दिखाई दे रहा है इट इज द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन का मतलब समझाए थे, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो सबका सम है। बल्कि इसमें हमने तुम लोग को ये भी बोला था लास्ट टर्म कि ये W वास्तव में एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव टोटल मिलाकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। याद है सब लोग को? जबकि हम लोगों ने कहा था भाई देखो वर्क डन बाई जो इंटरनल कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव है वो माइनस डेल्टा यू होता है। तो ध्यान देंगे यहां पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल और यहां माइनस डेल्टा यू लिखे थे लास्ट टाइम, याद करो। वर्क डन बाई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वाले टर्म को इधर फेंका गया था और लाया गया था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव जो है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट कल मिला था वो ये मिला था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑल फोर्सेस का। सुन रहे हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है, लेकिन किसका है, केवल का माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी भी वर्क डन है, लेकिन किसका वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। ये एक मजेदार टर्म मिला हम लोग को। हर का चेंज वर्क डन दे रहा है, लेकिन सब वर्क डन का मतलब अलग अलग है। असली में यदि जनरल रूप में देखें तो सबसे बेहतर है वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन बाय क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेट वर्क डन है सभी फोर्सेस का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा तो केवल इंटरनल और नॉन इंटरनल कंजर्वेटिव का माइनस के साथ। और यदि कहा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। क्या पहले इतना पूरा थ्योरी क्लियर हुआ है सबका? अब थोड़ा सा बातों को बढ़ा लीजिए। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगा। देखो एक तो जनरल बात है, जैसे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये ध्यान दो, इनका सम जीरो हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। अरे भाई ये जीरो हो जाए, ये जीरो हुआ तो मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। लेकिन शर्त है ये जीरो हो जाए, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी समझ गए होंगे, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कई पोटेंशियल एनर्जी आ सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सभी पोटेंशियल एनर्जी का सम। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होगा यदि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स काम न करे और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव यदि काम भी करे तो एक्सटर्नल का जितना प्लस हो उतना ही इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव का माइनस हो जाए, तो वो दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो भी ये थ्योरी के लिए बोलना पड़ा, लेकिन हम जब अप्लाई करते हैं तो ऐसी जगह अप्लाई करें ताकि हमेशा के लिए अप्लाई करें हर जगह। तो कहा देखो यदि तुम्हें लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है सिस्टम में बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दे रहे हैं, और यदि आपको क्वेश्चन में लग जाए कि इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, मतलब केवल काम कौन करे, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग के सिलेबस में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन कौन है? हम लोग के सिलेबस में जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों हैं। तो ये दिमाग में रख लो कि यदि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव काम ना करे, तो काम कौन करे, एक ही ना बचा, इंटरनल कंजर्वेटिव।
तब हम मैकेनिकल एनर्जी क्या करा सकते हैं, कंजर्व करा सकते हैं। लेकिन थ्योरी में कोई पूछे क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो होना मस्ट है? सर मस्ट सब पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक में लगाएंगे, मस्ट में क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजक्टिव हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और साइन में अपोजिट हो जाए तभी तो जीरो हो जाएंगे। थ्योरी समझ में आ रहा है ना? लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय इतना खर्चा तो करेंगे नहीं, जो अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी अभी भी देखेंगे एक्सटर्नल कितना है, इंटरनल नॉन कंजक्टिव कितना है, सब जीरो हो रहा है कि नहीं। इससे अच्छा हम लोग एकदम परफेक्ट कब लगाते हैं, जब करते हैं कि दोनों रहे न करें, तो हम समझ जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी दोनों रहे न करें, मतलब एक्सटर्नल भी न रहे, इंटरनल नॉन कंजक्टिव भी रहे ही ना, अप्लाई करने के लिए। लेकिन थ्योरी के लिए तो ये भी कर सकते हैं ना कि सर एक्सटर्नल रहे कोई बात नहीं, लेकिन वहां इंटरनल नॉन कंजक्टिव भी हो और जितना ये प्लस उतना ये माइनस, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए, जीरो, तब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व है? जब एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो और इंटरनल नॉन कंजक्टिव दोनों का सम जीरो। लेकिन हम अप्लाई कब करेंगे, कंफर्म होकर, जब हमें लग जाए कि वहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं और इंटरनल नॉन कंजक्टिव फोर्स नहीं। या उल्टा समझाए, इतना कौन खचर बचर करेगा, उल्टा मतलब केवल वहां इंटरनल कंजर्वेटिव। और इजी वे में समझना है तो हम समझ जाएंगे केवल ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स या केवल स्प्रिंग फोर्स या केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन या स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों मिलकर काम करें तो भी वहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। लेकिन ये तीनों रहे भाई, इसके अलावा कोई और फोर्स लग गया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। लेकिन मैंने मस्ट कंडीशन नहीं कहा है ना, अपने अप्लाई करने के लिए हमें कहां लगाना है, दिमाग में तुरंत क्लिक कराना है, तो बस यही देखो कि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स, उसके अलावा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। मतलब यहां पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर दो। और याद होगा जब हम प्रोजेक्टाइल कर रहे थे तो भी कह रहे थे भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लो, क्यों भाई? क्योंकि वहां केवल कौन फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल कर रहा था, कोई था नहीं। या तो स्ट्रेट लाइन में भी हम कह रहे थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। सर्कुलर मोशन में खुल के कह रहे थे, क्यों? जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन था तो टेंशन जरूर लग रहा था एक्सटर्नली, लेकिन टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होने के कारण टेंशन का वर्क डन हमेशा क्या था, जीरो था। और टेंशन का जो वर्क डन हमेशा जीरो है, सुन रहे हैं, टेंशन का जो वर्क डन हमेशा जीरो है, तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि वहां केवल कौन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg काम कर रहा था। इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को क्या करा रहे थे, कंजर्व। मतलब हमने एकदम साफ साफ बोला जहां केवल ग्रेविटेशन काम करे या स्प्रिंग काम करे या इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करे, इसके अलावा कोई नहीं, या ये तीनों भी काम करे या इस तीन में से कोई दो भी काम करे, तो उस सब जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन तीन के अलावा कोई और फोर्स काम ना करे। अपने लगाने के लिए ना, लगाने का बात है कि हमें देख के नहीं समझना चाहिए कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। क्लियर हो गया है? तो मैं हाँ, लेकिन थ्योरी भाई अलग रखो। तो ये तो बार लगाएंगे तो हम कैसे पकड़ेंगे कहां लगाना है, लेकिन जब थ्योरी हो तो सब बोलना पड़ेगा। कोई कह दिया क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना मस्ट है मैकेनिकल एनर्जी का? मस्ट नहीं है सर। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन यदि इंटरनल नॉन कंजक्टिव फोर्स के वर्क डन के बराबर हो जाए तो भी हो जाए। कोई कहे नहीं इंटरनल नॉन कंजक्टिव फोर्स का वर्क डन जीरो होना मस्ट है, सर मस्ट नहीं है। यदि वो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के बराबर हो और साइन में अपोजिट हो तो भी हो जाएगा कंजर्व। लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग का एक आदत है कि हम लोग देखते हैं इन तीन में से, तीन का नाम दे चुके हैं, इन ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन तीन में से तीनों या कोई दो कोई एक केवल काम करे और कोई ना काम करे तो मैकेनिकल एनर्जी वहां कंजर्व करा दोगे। हो गया भाई प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली। अब लैंग्वेज कर लोगे, देख लोगे जहां पर बात है कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, यहां आ जाए। दूसरा बात सुनो, हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल में वर्क एनर्जी थ्योरम खूब यूज करते हैं। थ्योरी सब जानते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब बुक वाले क्या करते हैं, कभी इसको लगा दिया, कभी इसको लगा दिया, लड़का कंफ्यूज। हम लोग भी जान रहे हैं भाई, यदि वहां केवल मैकेनिकल एनर्जी का सॉरी वहां केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए हम माइनस डेल्टा यू लगा सकते हैं। कब? लेकिन ये क्या है, ये वर्क डन किसके द्वारा है, इंटरनल कंजर्वेटिव, तो लग जाए कि इंटरनल कंजर्वेटिव काम कर रहा है तो माइनस डेल्टा यू से भी वर्क डन, जैसे लग रहा है ग्रेविटेशन काम कर रहा है।
अब वहां वर्डन पूछो तो चाहे तुम वर्डन बराबर चेंजिंग का एनर्जी लगाओ या वर्डन बराबर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साथ लगाओ, दोनों आंसर सेम आएगा। लेकिन मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना कौन चीज क्या दे रहा है। इसलिए हम हर जगह क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले इसको यूज करेंगे। तो ये व्यापक है, व्यापक माने जनरल है, इसके अंदर सब समाहित है। और ये कब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पढ़ के हमको कैसे लग जाए कि इसी को लगाना है भाई, कैसे पता लगेगा कि हमको इसी को लगाना है? तो ध्यान देना होगा वहां पर एक जगह का वेलोसिटी दे और दूसरी जगह का वेलोसिटी पूछे, समझ जाओ हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। एक जगह का वेलोसिटी दे दूसरी जगह का वेलोसिटी पूछे, समझ जाओ वहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो इस सबका वर्क निकाल कर जोड़ के चेंज इन कार्टेजी कर दो, और चेंज इन कार्टेजी करने हो तो फाइनल कार्टेजी माइनस इनिशियल, तो फाइनल में हाफ एम वी स्क्वायर है और इनिशियल में हाफ एम यू स्क्वायर है। यू दिया है तो वी निकल कर आ जाएगा। बस हमें सबका वर्क निकालने आना चाहिए। और याद कीजिए इसीलिए हम शुरुआत में क्या करना शुरू किए थे, सबका अलग अलग वर्क निकलवा रहे थे। लैंग्वेज क्लियर सबका? दूसरा बात, यदि कहीं लग जाए क्वेश्चन में कि दो जगह का वेलोसिटी गिवन है कि यहाँ पर ये वेलोसिटी कहते हैं रेस से स्टार्ट किया, यहाँ गया तो इतना वेलोसिटी, और बीच में किसी अननोन फोर्स का वर्डन पूछ दिया, बीच में कोई अननोन चीज पूछ दिया है फोर्स का वर्डन, या कहीं और चीज पूछ दिया, भाई फोर्स पूछ दिया, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हमको पता हो, तब समझ जाओ वहां भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रहा है, तो भी समझ जाओ कि वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। और उसका मतलब है कि कोई भी ऐसा अननोन जिसका वर्क नहीं निकल रहा है डायरेक्ट, वो भी निकल सकता है। तो इस सबका वर्क निकल रहा है सब फोर्स का, और एक फोर्स का वर्क नहीं निकल पा रहा है तो वहां से निकाल सकते हैं। तो खेल है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, और ये तुरंत वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एकदम इजी देते हैं। ये 20 मीटर है बेटा, और ब्लॉक का मास 2 kg है, और ये रेस से स्टार्ट कर रहा है मोशन। ब्लॉक का मास 2 kg है और ये रेस से मोशन स्टार्ट कर रहा है, और पूछा बोला गया बॉटम पर ब्लॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इन गिवन फिगर velocity of block at the bottom is 10 meter per second, and this block released from rest, and this block released from rest from the top of given track. Find the work done by friction force. दूसरा, in given figure a block of mass m released from rest from the top of inclined plane of inclination, from the top of inclined plane of inclination theta with horizontal. Its upper 1/3 portion is smooth and lower portion is rough. If block come to the rest at the bottom, find the friction coefficient between rough surface and block. Next, a pendulum of length L having bob of mass m is vertically suspended. A horizontal constant force applied on the bob and string at maximum deflection theta, maximum angular displacement theta with vertical. Find the value of constant horizontal force. चौथा क्वेश्चन में ऐसा सर्फेस बनाए हैं, ये यच है और ये यल है, और एक ब्लॉक यहां रखा गया है बॉटम पर, इसका मास यम है और एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया। लिखिएगा, इन गिवन रफ ट्रैक ए ब्लॉक इज एट
rest on the bottom. A block is at rest on the bottom. A tangential force acting on the block, and it moves slowly on track, and it moves slowly on track and reach to the top of given track. Friction coefficient between block and track is mu. Friction coefficient between block and track is mu. Find the work done by tangential force which is tangent to the track at every point. A few minutes later. सबसे पहले ये वाला तुम लोगों ने कहा था वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा। तो यहाँ वर्क लगाओ और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख रहे होगे। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। इनडायरेक्ट में उसने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे दिया। और तुम लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि सर mg का तो वर्क डन निकल ही जाएगा। ले देकर तीन फोर्स इसमें काम कर रहा है, एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। इन्हीं का काम रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का वर्क डन यहाँ पर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस फिक्स है तो हर जगह फोर्स नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल है तो वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच का एंगल हर जगह 90 होगा। तो पावर हर स्टैंड पर जीरो होगा। P बराबर F डॉट V होता है। तो पावर हर स्टैंड पर जीरो है, इसलिए हमने कह दिया कि वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। किसके कारण वर्क डन जीरो हो गया बेटा? नॉर्मल फोर्स के कारण। अब वर्क करने वाले केवल दो ही हैं, mg और फ्रिक्शन। खेल खत्म। mg का वर्क डन हम निकाल सकते हैं कि mg के वर्क डन के लिए तो h चाहिए। फ्रिक्शन का वर्क डन यहां नहीं निकाल सकते थे क्योंकि दो बातें, न म्यू दिया था क्वेश्चन में, न हर जगह का इंक्लिनेशन भी चेंज हो रहा था। तो फ्रिक्शन का वर्क हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते यहाँ पर, तो निकालने की जरूरत नहीं, वही पूछा भी है। तो ये कह दे तो यहाँ ये टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये तीनों मिलकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कितना है? 2g है यहाँ। 2g माने 20 और हाइट कितना है? 20। 20 इंटू 20 तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन प्लस में आएगा 400। फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है और नॉर्मल कांटेक्ट का वर्क डन जीरो है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 है और ये कितना है? 10 का स्क्वायर 100। अब ये क्या हो रहा है? माइनस जीरो है, ये गया बेटा, ये 400 आया प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 100। ध्यान दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस 300 जूल। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्या टेक्निक पकड़ना है इसमें? निश्चित इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा और सबका वर्क निकालने आएगा, एक का नहीं निकालने आएगा, उसी का हम लोग से पूछेगा। तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले से एक लाइन में निकल जाए। सब क्वेश्चन छोटे होंगे इस चैप्टर के, लेकिन सब टेक्निकल ज्यादा होंगे, सोच सोच के करने में। खत्म हो गया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या कहा कि 1/3 पोर्शन स्मूथ है। मान लो टोटल यस है, यदि ये टोटल यस है तो 1/3 s/3 है। यहां भी कौन कौन काम कर रहा है पूरे यहां से यहां तक जाने में? क्योंकि एक बड़ा खास बात है, यहां भी वेलोसिटी जीरो और यहां भी वेलोसिटी इनडायरेक्ट। इस क्वेश्चन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर दे रहा है। ये आ रहा है कि नहीं समझ में? इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर दे रहा है। यहां पर भी वेलोसिटी जीरो सर, यहां भी वेलोसिटी जीरो। और सरफेस कैसा है बेटा? रफ। ना ऐसा नहीं है का s/3 तक स्मूथ और उसके बाद रफ। एक्चुअली में पूरे मोशन में तीन फोर्स फिर काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल कांटेक्ट और एक mg और एक यहां से यहां तक फ्रिक्शन। mg तो पूरा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल कांटेक्ट का फोर्स वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि नॉर्मल हमेशा हर पॉइंट पर नॉर्मल है। तो नॉर्मल कांटेक्ट का तो फोर्स वर्क डन क्या हो गया? जीरो। अब बचा केवल किसका वर्क? mg और फ्रिक्शन का। mg पूरा काम करेगा और फ्रिक्शन बस यहां से यहां तक काम करेगा। निसंदेह अब फिर वही पुराना बात,
वर्क इक्वल टू चेंज इन, क्यों जीरो चेंजिंग करनी जी, इनिशियल में जीरो और अच्छा लैंग्वेज पकड़ने आ रहा है कि नहीं सब लोग को धीरे धीरे। वर्डन कैसे लिखेंगे, अब पहले mg का, तो mg में यच दे देता तो अच्छा ही रहता, यच नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, यस तो पता है। याद है हमने कहा था फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा तो भी वर्डन निकल आएगा, कांस्टेंट फोर्स है। तो यहां में डिस्प्लेसमेंट पता है यस, तो क्या mg sin थीटा इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा कि नहीं। यदि हाइट देता था तो mg into h डायरेक्ट कर देते थे क्योंकि mg के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था। दो बातें कहते हैं ना कि f into t cos थीटा मतलब फोर्स into डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट into फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट f cos थीटा into t कहो या d into f cos थीटा को, बात तो बराबर है। इसका मतलब या तो mg के डायरेक्शन में हाइट मिल जाए या जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर mg का कंपोनेंट मिल जाए। इस केस में सही बात है, mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा, पूरे मोशन में mg sin थीटा ही रहेगा। ये भी नहीं कि थीटा चेंज हो रहा हो, थीटा चेंज होगा तो फिर हम mgh की तरफ चले जाते हैं। और यस से भी कर सकते हैं, यदि ये यस है तो ये क्या यस sin थीटा नहीं हो जाएगा, तो mg into यस sin थीटा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, हाइट यस sin थीटा है, या mg sin थीटा इंटू एस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, mg इंटू यस sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स सर काम कर रहा है, यहां वैल्यू निकाला जा सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ का, यहां से यहां तक फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू, अरे फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और जहां, तो ये माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू यस बाई 3 खत्म हो गया भाई यहां से आता है, तो बचा कितना 2s बाई 3, तो इंटू 2s बाई 3 इक्वल टू 0। बोलो यदि आप समझदार हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा, अरे जीरो है तो माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। mg से mg क्या, यस से यस क्या, इस वाले टर्म को इधर ले ले तो sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 2 बाई, क्या निकाला था, म्यू निकाला था ना, सॉरी कोई बात नहीं, 2 बाई 3 म्यू है। अरे mg कट गया यहां से यहां, यस कट गया यहां से यहां, देखो ये sin थीटा है, इधर ले आए sin थीटा cos थीटा, म्यू बराबर देखा जाए तो बड़े आराम से 3 बाई 2 tan थीटा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हिसाब से जहां आया है वहां एंगल भी दिया था तो हमने जनरल में कर दिया है, थीटा एंगल दे दिया है। कहा यहां पर फोर्स F हॉरिजॉन्टल लग रहा है और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है बेटा, थीटा दे रहा है, और ये लेंथ L दिया है, का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है इसका, थीटा। आपको निकालना है इसका F का वैल्यू, F दिया नहीं है बस लिखा है कि F हॉरिजॉन्टल है और कांस्टेंट है, और दूसरा कौन फोर्स काम कर रहा है, mg। अब यहां फोर्स जो काम कर रहे हैं वो 3 फोर्स काम कर रहे हैं, टेंशन F और जब कह रहे जब चेंज इन काइनेर्जी लगाते तो वर्क टोटल देखते हैं, तो देख लो कितने फोर्स काम कर रहे हैं। क्यों यहां वर्किंग थ्योरम पर फिर हम चले गए, इस क्वेश्चन में भी यहां स्टार्ट किया रेस से और करा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तुम लोगों को पता है मैक्सिमम तब तक जाएगा जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तरीका इक्विलिब्रियम पर पहुंच रहा है, ध्यान दो इक्विलिब्रियम पर फोर्स बैलेंस होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन यहां से लेके चल कहीं कहीं इक्विलिब्रियम भी पड़ेगा। कई लोग के दिमाग में आता होगा सर आपने इक्विलिब्रियम लगा क्यों नहीं दिया, इक्विलिब्रियम लगाते तो ये थीटा होता, इधर F होता, इधर mg होता और इधर टेंशन T होता, हम बड़े अच्छे से करते T cos थीटा और इधर T sin थीटा, ये F है तो T sin थीटा इक्वल टू F हो जाता और T cos थीटा इक्वल टू mg हो जाता। हम tan थीटा बराबर F बाई mg पा जाते हैं, हमारा काम हो जाता है, F आ जाता है mg tan थीटा। हम कह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। निसंदेह गया होगा तो कहेंगे ये इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन भी आया होगा,
लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यह रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। यह और आगे जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि वेलोसिटी 0 हो। तो जब लिखा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा है, चले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, थीटा है, तो इसका मतलब है यहां पर इसकी वेलोसिटी 0, यहां भी 0 वेलोसिटी और यहां भी 0 वेलोसिटी। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया कि नहीं? अब बड़े आराम से लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। वर्क करने वाले कितने हैं, वर्क करने वाले 3, जिसमें टेंशन का तो वर्डन हमेशा 0 होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ और वेलोसिटी टेंजेंट होगा, तो T और V के बीच का एंगल हर जगह 90 डिग्री है। एक जगह नहीं, हर जगह 90 डिग्री है। हर जगह 90 डिग्री है तो हर जगह पावर डिलीवर्ड 0 होगा, और हर स्टेट पर पावर डिलीवर्ड 0, तो वर्डन 0 हो गया भाई। एवरेज पावर 0 हो गया, एवरेज पावर 0 तो वर्डन 0 हो गया। अब वर्क करने वाले बच्चे कौन, mg का वर्डन तो तुम लोग को आता है निकालना है। mg का जहां वर्डन देखना होता है, हमें क्या देखना होता है, mg और इनटू हाइट। हाइट देखने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उनके बीच का सेपरेशन निकालो, वर्टिकल। और ये लगाते रहते हैं, थक चुके हैं, ये तो बहुत बार आ गए। ये यल है सर, तो ये क्या हो जाएगा, यल cos थीटा सर, समझ गए होंगे। तो यदि थोड़े से भी समझदार हैं तो आप कर सकते हैं बड़े अच्छे से। ये तो हाँ क्या हो जाएगा, क्या लिखे, ये लिख देना, माइनस mg L1 माइनस cos थीटा। और f का क्या होगा, f हॉरिजॉन्टल है हर जगह, अरे हॉरिजॉन्टल है हर जगह, तो f इनटू, अरे भाई f हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट फोर्स है, बोला था नहीं कांस्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल हो, सुन रहे हो क्या? तो हम बड़े आराम से f इनटू दिस कर देंगे। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां से यहां तक जाने में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना ही ना, और ये है कितना, L sin थीटा, और इसको लिखेंगे प्लस f इनटू L sin थीटा। प्लस क्यों लिए समझ लोगे, f भी इधर है, L sin थीटा भी इधर है, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बताओ f बराबर क्या हो गया भाई, जल्दी से, f बराबर f इक्वल टू mg 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, या f इक्वल टू देखा तो mg बाहर 1 बाई sin थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, और cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा। f इक्वल टू mg कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, ये f का वैल्यू आ गया है। क्या ये तीनों क्वेश्चन पहले समझ में आया है? जहां ये मेन क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वहां थीटा 45 था, थीटा 45 रख दो, आंसर भी निकल कर आ जाए। चले भाई चौथे वाले से मिल गया। चौथा वाला क्या कह रहा जाता है, इब्राहिम मजेदार क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जहां कभी क्वेश्चन में लिखे स्लोली मूव कर रहा है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्लोली मूव करने का मतलब हर स्टैंड पर फोर्स बैलेंस है, बैलेंस करके जा रहा है। और स्लोली वर्ड दिया तो स्पीड नेग्लिजिबल है, तो स्पीड नेग्लिजिबल है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, 0। कहीं भी वर्ड दिया स्लोली मूव कर रहा है, जग गया ना पूरा। जहां भी क्वेश्चन में बोला स्लोली मूव कर रहा है तो समझ जाओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, और ये वर्ड निकाला जा सकता है। तो अब वर्ड पकड़ोगे स्लोली मूव, कहीं वर्ड दिया समझ जाओ हर स्टेट का फोर्स क्या है, बैलेंस, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। फिर खेल शुरू, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, वर्क कौन कौन करना है इसमें? सर एक तो mg कर रहा है वर्क, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा पूछे क्या है इस क्वेश्चन में, वर्डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, मतलब अभी हमें क्या निकालना है, 3 लोग काम करें, टेंजेंशियल फोर्स समझ गए होंगे, वर्डन बाय एक्सटर्नल मान लो टेंजेंशियल को, दूसरा वर्डन बाय ग्रेविटेशन, और तीसरा वर्डन बाय, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। सर यदि हम वर्डन बाय ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन निकाल लें तो ये अपने आप आ जाएगा।
ग्रेविटेशन का वर्क तो तुम्हें निकाल चुके हो, देखते ही आ गया होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन करें सर mg नीचे और h, तो ये तो प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, क्यों माइनस, mg नीचे और तो ये mgh माइनस हो गया भाई। बात है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसके लिए अब ध्यान दें, स्लोली वर्ड यूज किया है, मतलब वेलोसिटी हर जगह टेंड्स टू 0 है, बहुत कम है, और ये जो फोर्स एक्सटर्नल दिया वो टेंजेंशियल बड़ा चुन के है डाटा। यहाँ कुछ ट्रिक यहां बात करने वाले हैं। मान लो मैं एक छोटा सा ये जगह ले ले, छोटा सा जगह, और यहां टेंजेंट खींच दे, क्योंकि हर जगह कर्व अलग अलग है, थीटा चेंज होते जा रहा है, ऐसा है कि थीटा चेंज हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा जगह ले ली, ये जगह इंसान है, और ये छोटा में जो लगा लिए वो ds है, और इसका एंगल थीटा है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स का वर्तन इस स्टैंड पर क्या होगा, तो आपको मालूम है इस स्टैंड पर फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा होगा, क्योंकि दिया हुआ फोर्स टेंजेंशियल है। तो यहां कंपोनेंट तोड़ेंगे, सुन रहे हैं, यहां कंपोनेंट तोड़ेंगे तो mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, यह अभी भी mg cos थीटा के बराबर ही होगा। यहाँ वो अगर ये थीटा हर जगह वैरी कर रहा है तो n का वैल्यू भी हर जगह mg cos थीटा वैरी करेगा, इससे n भी वैरी करेगा। लेकिन एक गिवन स्टैंड पर तो म्यू mg cos थीटा है, और फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव है, पीछे लग रहा है जो जा आगे रहा है, ये माइनस म्यू mg cos थीटा हो गया। इनटू क्या कर देंगे, यहां पर ध्यान देना ds है ना ये, तो इनटू ds कर दिया, और सबको पता है इसको इंटीग्रेट कर दे तो टोटल फ्रिक्शन का वर्तन आ जाएगा, क्योंकि हर जगह थीटा वैल्यूबल है। क्यों भाई, अरे वाह, जरा ध्यान दो, ds cos थीटा क्या है, ds ये है, थीटा ये है, अरे भैया तो ये वाला टर्म क्या होगा, ds cos थीटा। खुश हो जाओ, ds cos थीटा माने क्या हो गया, ds cos थीटा माने इंटीग्रेशन में आओ म्यू mg, और ds cos थीटा को लिख सकते हैं dx, x एक्सिस के अलावा। अच्छा, इसका मतलब है माइनस म्यू mg हम बाहर कर दें और इंटीग्रेशन में dx आ जाएगा केवल, और यहां से यहां तक ds छोड़ोगे, यहां से यहां तक dx पर काम करोगे तो तुम्हें पता है कि dx क्या हो जाएगा, x मतलब l के बराबर, ये 0 से l कर दो भाई, आंसर आ गया है माइनस म्यू mg इंटू l। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। एक्सटर्नल का वर्क निकालना था भाई, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ग्रेविटेशन का वर्क डन क्या आया माइनस mgh, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया देखो भाई, और यहां से mg कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ गया h प्लस म्यू इंटू। पूरे क्वेश्चन का जान यही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब मेन बात है माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू ds था, और ds cos थीटा किसके बराबर हो गया, ये ds cos थीटा dx के बराबर होगा भी, ds ये है, थीटा ये, तो ये dx आ जाएगा, और ds को हम लोग को जोड़ना आता है, काम हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, यहां बॉल है और ये रफ है लेकिन फिक्स है, लिखना फिक्स सर्कुलर ट्रैक या फिक्स सर्कुलर पाइप इज इन वर्टिकल प्लेन, बॉल का मास 2 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ट्रैक का रेडियस 2 मीटर। ठीक, रेडियस है 2 मीटर, लिखिएगा इन गिवन पाइप ball of mass 2 kg having velocity, ball of mass 2 kg having velocity 10 meter per second at the topmost point, 10 meter per second at the topmost point, it slide down and makes several oscillation, it slide down and makes several oscillation in pipe, makes several oscillation, अरे भाई ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे क्या, फिर ऐसे क्या, कई बार several oscillation in pipe and finally come to the rest at the lowest point,
and finally come to the rest at lowest point. Find the work done by the pipe on the ball. पाइप द्वारा बॉल पर कितना वर्क किया गया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आ जाओ, ऐसा ट्रैक बना है बेटा, ये थीटा, ये ज्वाइंट बेटा उड़ा हुआ नहीं है ना, एकदम ज्वाइंट किया हुआ स्मूथ है। कहा गया यहां से एक ब्लॉक मास m का है, इसको किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें, स्मूथ सरफेस है, कि यह टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच सके, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच सके। लिखोगे क्या? इन गिवन फिगर विथ व्हाट स्पीड, इन गिवन फिगर with what speed blocks should be projected from the bottom along the plane in upward direction so that it reach to the top of given track. तीसरा लिखिएगा, ये स्फीयर है, इसका रेडियस क्या हो गया r, और ये स्फीयर स्मूथ है, और इसको हम लिखना in given figure a block of mass m placed at the top of smooth sphere translate horizontally with constant acceleration and whole system start from rest with constant acceleration a लिख लेना ना, with constant acceleration a ना। Find the speed of block with respect to sphere, find the speed of block with respect to sphere when block makes angle theta, when block makes angle theta at the center, bracket में radius of sphere is r, and assume block does not leave the contact, block does not leave the contact of sphere up to this angle, मतलब इस एंगल तक ब्लॉक कंटेक्ट नहीं छोड़ रहा है। यदि भी का सट्टा कोई ना बाइक चला तो कंटेक्ट छोड़ दिया, तो उसको रोकने के लिए बोला। क्या ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास m placed on rough inclined plane of inclination theta with horizontal inside the elevator, elevator move with constant velocity v, elevator move with constant velocity v vertically upward and block does not slip on inclined plane. Find work done by gravitation force, comma, work done by friction force and work done by normal contact force, and work done by normal contact force at time t. Work done by gravitational force, work done by friction force and work done by normal contact force at time t.